तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी लॉज या मॉडल लॉज के बारे में। ठीक है, तो मॉडल लॉज या सिमिलैरिटी लॉज, ठीक है, बेसिकली जो ये सेक्शन 2 है डायमेंशन एनालिसिस का, ये जैसे कि आप जानते हो ये मॉडल एनालिसिस से डील करता है। अब ये पूरी साइंस, मतलब हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि कोई एक्चुअल कंपोनेंट बनाने से पहले, मतलब सपोज कीजिए कोई बहुत कॉस्टली और कोई बहुत बड़ी चीज़ आप बना रहे हो, जैसे कोई टरबाइन हो गई या कोई डैम हो गया, तो उसे एक्चुअल बनाने से पहले आप उसका एक छोटा मॉडल बना के आप टेस्ट करते हैं कि ये चीज़ बनने के बाद किस तरह से बिहेव करेगी। ठीक है, तो आप एक छोटा मॉडल बनाते हो, आप उसे टेस्ट करते हो, उस पर आपको कुछ रिजल्ट्स पता लगते हैं, फिर आप ना रिजल्ट्स को कन्वर्ट करते हो। ठीक है, कन्वर्ट करते हो क्या चीज़ की, अगर इस मॉडल पे, अगर सपोज कीजिए फोर्स की वैल्यू अगर इस मॉडल पे इतनी आ रही है, तो जो एक्चुअल डैम बनेगा जब, तो उस केस के अंदर फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आप मतलब जो एक तरह से कह सकते हो कि आप यहाँ के जो छोटे मॉडल के जो रिजल्ट्स हैं वो एक तरह से आप मतलब मैं वर्ड ही भूल गया वो कौन सा था, एक्स्ट्रापोलेट या जो भी है, ठीक है, आप उनसे मतलब कैलकुलेट करते हो कि जो एक्चुअल बॉडी है उस पे जब एक्चुअल प्रोटोटाइप तैयार होगा, उसके ऊपर जब हम यही एक्चुअल चीज़ परफॉर्म करेंगे, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस कितनी होंगी, उसमें उस केस में वेलोसिटी कितनी आएगी, ड्रैग कितना आएगा एंड ऑल दोज थिंग्स। यहाँ तक समझ आ गया आपको? ठीक है, तो अब बेसिकली क्या चीज़ है कि मतलब जो मॉडल है, मॉडल, ठीक है, मतलब सबसे पहले तो ये चीज़ सही आंसर तब देगी जब मॉडल जो होगा वो प्रोटोटाइप के टोटली सिमिलर होगा। ठीक है, कंप्लीटली सिमिलर होगा। अभी कंप्लीटली सिमिलर का कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब मॉडल प्रोटोटाइप के कंप्लीटली सिमिलर तब होता है जब 3 कंडीशंस मैच होती है, 3 तरह की सिमिलैरिटीज दोनों में प्रेजेंट होती है। पहली है ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, फिर उसके बाद आती है काइनेमेटिक सिमिलैरिटी और उसके बाद है डायनामिक सिमिलैरिटी। याद है सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है। ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस कोरोस्पॉन्डिंग डायमेंशंस की जो रेशोज हैं सभी डायमेंशंस के लिए वो सेम रहनी चाहिए। मतलब जैसे एक क्यूबॉइड है, अगर आप उसकी लेंथ को 1/3 कर रहे हो तो उसकी विड्थ को भी 1/3 करोगे और हाइट को भी 1/3 करोगे। ठीक है, तो जो रेशो है सभी लेंथ का वो सेम आना चाहिए। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स को जब आप देख रहे हो तो उसमें किसी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। देखने में कह रहे हो जैसा वो बड़े वाला एक्चुअल प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोटोटाइप है, वैसा ही हमारा छोटा मॉडल होना चाहिए, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये है कि उसका साइज बड़ा है और उसका साइज छोटा होगा, दैट्स ऑल, बस इतना ही फर्क होगा। तो इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी। फिर हमने बाद में बात करी थी काइनेमेटिक सिमिलैरिटी की, सिमिलैरिटी ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब ये बेसिकली क्या कंसेप्ट है, मैंने आपको ये समझाया था स्पिलवे की मदद से। ठीक है, मतलब डैम के अंदर अगर एक्स्ट्रा, मतलब एक लेवल से ज्यादा जब पानी हो जाएगा तो एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए यू हैव अ स्लोप, एक स्लोप होता है आपके पास, एक रास्ता है जहां से वो एक्स्ट्रा वाटर स्पिल आउट होगा, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज स्पिलवे। तो ये एक्चुअल स्पिलवे है हमारा। ठीक है, तो और ये हमने उसका सपोज कीजिए मॉडल बनाया है छोटा। ठीक है, एंड विच इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर, मतलब जैसा देखने में ये है वैसा ही देखने में वो है। मतलब आप सही कह रहे हो कि इसकी लंबाई से थोड़ी ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो जैसा देखने में ये है वैसा ही वो है, ये चीज, ये समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या चीज है, दैट्स ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी। इसको हमने सपोज करो 1/10 कर दिया, इसकी लेंथ को भी 1/10 कर दिया और उसका जो हाइपोटेन्यूस है इसको भी हमने 1/10 कर दिया, मतलब डायमेंशंस का रेशियो सेम है, इट इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर। यहां तक आपको समझ आया? काइनेमेटिक सिमिलैरिटी क्या होती है कि रेशियो ऑफ वेलोसिटीज एट होमोलोगस पॉइंट्स, कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इस पॉइंट पे वेलोसिटी। ठीक है, रेशो निकाल लिया आपने वेलोसिटीज का कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर। ये टॉप मोस्ट पॉइंट ले लिए, ठीक है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट ले लिए, ये मिड पॉइंट ले लिया, ये वाला ये इसका मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो जब आप कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की वेलोसिटीज की रेशो निकालते हो तो सभी पॉइंट्स की रेशो सेम आती है, मतलब इन दोनों की रेशो निकालोगे, सपोज करो 1:5 आ रहा है, यहां पे भी रेशो निकालोगे 1:5 आ रहा है, यहां पे भी निकालोगे 1:5 आ रहा है। समझ आ रहा है? यहां तक ये चीज क्लियर हो रही है? तो जो वेलोसिटीज की रेशियो सभी पॉइंट्स पे सेम आनी चाहिए। इसी तरह से एक्सेलरेशन की रेशियो भी सभी पॉइंट्स पे सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन की रेशियो निकाली 1:7 आ रही है, फिर आपने इस पे निकाली तो भी 1:7 आ रही है और इस पे निकाली तो भी 1:7 आ रही है, दैट मींस इट इज काइनेमेटिकली सिमिलर। उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड दैट्स द डायनामिक सिमिलैरिटी। ठीक है,
मतलब अगर आप डायनामिक सिमिलैरिटी चेक कर रहे हो, चेक करने की बात कर रहा हूँ, चेक करने अगर आप सोच रहे हो ना, ठीक है, इट मीन्स दैट द मॉडल इट इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर, देखने में सिमिलर, एंड इट इज काइनेमेटिकली सिमिलर। मतलब पहले ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी चेक होती है, वो ठीक है, तो फिर काइनेमेटिक, वो ठीक है, तो उसके बाद फिर डायनामिक। और अगर डायनामिक सिमिलैरिटी भी मिल रही है आपको, दैट मीन्स तीनों तरह की सिमिलैरिटीज उसमें प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? तो ये बेसिकली क्या होता है कि हर पॉइंट पे देयर आर फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है, एट द पार्टिकल्स। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही होंगी। हमारे पास इनर्शिया फोर्स लग रही होगी, ठीक है, हमारे पास विस्कस फोर्स लग रही होगी, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, हमारे पास प्रेशर फोर्स लग रही होगी, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इलास्टिक फोर्सेस लग रही होगी, सरफेस टेंशन हमारे पास लग रहा होगा। तो बहुत सारी तरह की फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है। तो द थिंग इज, इस पॉइंट पर सभी फोर्सेस का रेशो निकालते हो, रेशो, ठीक है, इस पॉइंट पर सभी पॉइंट फोर्सेस का रेशो निकालते हो, सभी फोर्सेस का रेशो आप निकाल रहे हो, सभी फोर्सेस की वैल्यू आपने देखी कितनी आ रही है, फिर आपने उनका रेशो निकाला। सपोज करो 5:3, 3:7, 1:2, 8, इस तरह से, ठीक है, आपने रेशो निकाला। तो अगर जब आप इन्हीं सब फोर्सेस का रेशो यहां पे भी निकालते हो, ठीक है, अगर रेशो सेम आता है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर अगर रेशो सेम आता है, ठीक है, सो नाउ दैट इज, ये क्या है, इट इज डायनामिकली सिमिलर, ठीक है। सभी पॉइंट्स पे रेशो यहां का और यहां का मे भी शायद अलग होगा, ठीक है, पर ये है, नहीं सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, यहां का रेशो और यहां का रेशो सेम आएगा। सिमिलरली यहां का रेशो और यहां का रेशो सेम आएगा, सिमिलरली यहां का रेशो और यहां का रेशो सेम आएगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे जो रेशो है वो सेम आएगा। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डायनामिक सिमिलैरिटी। क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, अगर जो मॉडल है और जो प्रोटोटाइप एक्चुअल प्रोडक्ट है, अगर वो सिमिलर, कंप्लीटली सिमिलर है, तो आप क्या करते हो, आप जो मॉडल है आप उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, ठीक है, और फिर जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं आप उन रिजल्ट्स की मदद से कैलकुलेट करते हो कि जो एक्चुअल प्रोटोटाइप है उसके अंदर चीजें किस तरह से बिहेव करेंगी, उसके अंदर आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्चुअल प्रोटोटाइप के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स कितना होगा, डिस्चार्ज कितना होगा, सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। और वो कैलकुलेशन होता किस चीज की मदद से, वो कैलकुलेशन होता है मॉडल लॉज की मदद से या सिमिलैरिटी लॉज की मदद से। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो मैंने ना अभी पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ये 5:3:7:1:2:8, मतलब इस तरह से रेशोज लिखना थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो हमने क्या है, हमने ना नंबर्स डिफाइन किए, नंबर्स हमने डिफाइन किए। एक तो ये रीजन था कि ये रेशो लिखना अजीब लगता है, दूसरा कोई अगर आप किसी सिचुएशन को देख रहे हो तो उसके अंदर ये सारी फोर्सेस मतलब मेजर रोल प्ले नहीं करती, मेजर रोल कह रहा हूं, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह की सिचुएशंस होते हैं, जैसे पाइप के अंदर, अगर पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है तो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब जैसे वियर्स के अंदर जो फ्लो होता है, मतलब एक ऐसी जगह पे पानी बह रहा है जहां पर पानी की हाइट बहुत कम है, क्या बोला, एक ऐसी जगह पानी बह रहा है जहां पर पानी की हाइट जो हेड है वो बहुत कम है, ठीक है। वहां पर सरफेस टेंशन, मतलब बिल्कुल पतली लेयर पानी की फ्लो कर रही है, वहां सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और मतलब इनर्शिया फोर्स हर जगह प्रेजेंट है, इनर्शिया फोर्स हर जगह प्रेजेंट है। अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर इनर्शिया फोर्स लग रहा होगा, इनर्शिया फोर्स इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। बाकी अलग अलग सिनेरियोस के अंदर अलग अलग फोर्सेस प्ले करती है, जैसे बहुत ही पतली थिन थिकनेस का फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर हमारे पास कुछ ऐसा फ्लूइड का फ्लो है जहां पर कंप्रेसिबिलिटी पिक्चर में आ रही है, तो ऐसे केस में आपके पास जो इलास्टिक फोर्सेस हैं वो रोल प्ले करेंगी, ठीक है। प्रेशर अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पिक्चर के अंदर तो हमारा प्रेशर फोर्स पिक्चर में आएगा। अगर वेट अगर फ्लूइड का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आएंगी। तो हमने क्या किया, हमने ना रेशोज डिफाइन कर दी, अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, हाँ जी आपका टेस्ट ले रहा हूं, ये क्या था, दैट वाज रेनॉल्ड्स नंबर, वो क्या था, दैट वाज रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद इनर्शिया फोर्स हमेशा रहेगा टू ग्रेविटी फोर्स, ठीक है।
ये क्या होता है, ये रेशो कुछ नहीं होता, ठीक है। इससे निकल के आता है फ्रॉड नंबर, ठीक है, इससे क्या निकल के आता है, फ्रॉड नंबर, ठीक है ना। उसके बाद इनर्शिया फोर्स, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। इनर्शिया डिवाइडेड बाय प्रेशर, ये रेशो क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट है यूलर नंबर, यूलर नंबर, ठीक है। तो हमने ना इनर्शिया फोर्स ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा, इसको डिवाइड किया है हमने, जैसे इलास्टिक से डिवाइड किया तो स्क्वायर रूट क्या बना, माक नंबर, ठीक है। इनर्शिया फोर्स को जब आपने सरफेस टेंशन से डिवाइड करके स्क्वायर रूट किया तो क्या निकल के आया हमारे पास, इट वाज वेबर नंबर, वेबर नंबर। ये चीज समझ आ रही है आपको। तो इस तरह से हमने मतलब इतने इस तरह से रेशो लिखने की बजाय, इस तरह से रेशो लिखने की बजाय कि आप सारी फोर्सेस का रेशो आप लिख रहे हो, ठीक है, उसकी बजाय हमने अलग अलग नाम दे दिए। इनर्शिया फोर्स हमेशा प्रेजेंट होता है अगर फ्लूइड मूव कर रहा है, अगर कोई भी चीज मूव कर रही है। अब मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है, देखो मैं रुका हुआ था, ठीक है, अब मैंने मूव करना शुरू किया, ठीक है, तो पहले रुका हुआ था फिर मूव करना शुरू किया, यानी कि कुछ वेलोसिटी गेन करी है, वेलोसिटी बढ़ी है, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन है, और मास इनटू एक्सेलरेशन इट्स इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझ पे इनर्शिया फोर्स लगता है। तो भाई अगर फ्लूइड बह रहा है तो इनर्शिया फोर्स तो लगेगा ही। बाकी कौन सा फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या उस प्रॉब्लम के अंदर देखोगे। जैसे जब पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो रेनॉल्ड्स नंबर मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब हर केस के लिए मतलब आप देखोगे कोई ऐसी फोर्स है जो डोमिनेट कर रही है और बाकी जो फोर्सेस है वो थोड़ा पीछे हट रही हैं, पर उनका मैग्नीट्यूड कम है या फिर है ही नहीं, ठीक है। पर एक ऐसी फोर्स है जो डोमिनेट कर रही है, तो हम उसके कोरोस्पॉन्डिंग नंबर की हम बात करेंगे। अगर इलास्टिक फोर्सेस पिक्चर में डोमिनेट करें तो मैं माक नंबर की बात करूंगा। अब जब मैंने बताया फ्लूइड की एक पतली लेयर फ्लूइड की मूव कर रही है, बहुत पतली, ठीक है, सरफेस टेंशन पिक्चर में आ रही है, तो वेबर नंबर पिक्चर के अंदर आएगा, ठीक है। अगर प्रेशर फोर्सेस फ्लूइड प्रेशर में मूव कर रहा है तो ऐसे में यूलर नंबर पिक्चर में आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रेविटी की वजह से जैसे वेव्स बनती है, ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी अगर रोल प्ले कर रही है तो हमारा फ्रॉड नंबर आएगा, ये चीज, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है कि देखो, अब प्रैक्टिकली क्या चीज है, देखो दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो कि जैसे सिचुएशन मैंने ड्रॉ किए, ऐसा होता नहीं है कि मतलब सारी ही फोर्सेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हो, ऐसा होता नहीं। जैसे मैंने स्पिलवे बनाया मैंने, ये पानी का लेवल एक लेवल से डैम के अंदर ये बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अब जैसे एक लेवल से ऊपर जाएगा तो पानी यहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा, ये, ठीक है, नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो पानी नीचे आ रहा है ये क्यों आ रहा है, किस फोर्स के एक्शन में आ रहा है, ये नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। तो यानी कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और इनर्शिया फोर्स तो आएगी, यानी कि ये जो इनके अंदर सिमिलैरिटी के लिए हम कौन सा नंबर इस्तेमाल करेंगे, हम फ्रॉड नंबर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन दोनों की सिमिलैरिटी को देखने के लिए हम फ्रॉड नंबर का प्रयोग करेंगे। मतलब यही है भाई, मतलब जब तक मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं था, जब तक मैंने मॉडल एनालिसिस वाला हिस्सा नहीं पढ़ा था, मतलब आप एक छोटा मॉडल बना रहे हो और आप उसके रिजल्ट्स को एक्सट्रापोलेट कर रहे हो एक प्रोटोटाइप के केस में, ठीक है। तो मुझे लगा था ये चीज पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती होगी और पता नहीं कितनी इन डेप्थ स्टडी चाहिए होती होगी, ठीक है। पर मेरा आपसे वादा है, ये जो लेक्चर है ना, आप 10th क्लास के बच्चे को दिखा दो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स उसे रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह तो नहीं मालूम होगा, ठीक है। आप इसे 10th क्लास के बच्चे को दिखा दो, एक मॉडल से रिजल्ट को किस तरह से एक्सट्रापोलेट किया जाता है, एक्चुअल प्रोटोटाइप की वैल्यूज किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। भाई ये 10वीं क्लास का बच्चा तुम्हें अच्छे से समझा देगा इस लेक्चर को देखने के बाद। ये इतना ज्यादा आसान है, ये इतना ज्यादा आसान, ठीक है। अभी मैं जब तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखाऊं ना भाई, तुम्हारी हंसी छूट जाएगी, सीरियसली। इतना ज्यादा सिंपल है और इतना ज्यादा आसान है, और ये चीजें जो है एग्जाम में बहुत आती हैं। एंड आई यूज्ड टू थिंक पता नहीं लाखों फॉर्मूले हैं भाई, हम मतलब 10 फॉर्मूले तो मान के चलो, ठीक है, 10 फॉर्मूले एक लॉ के कह रहा हूँ, एक लॉ के कह रहा हूँ, मतलब अभी जैसे रेनॉल्ड्स नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो एक लॉ के 10 फॉर्मूले मान के चलो, उसके बाद 1 2 3 4 5 लॉज आ गए, यानी 50 फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। भाई हम शायद याद कर रहे हो,
पर एक 10वीं क्लास का बच्चा उसे कभी याद नहीं करेगा, वो सीधा पेपर में वैल्यू टिक करके आएगा अपने मन में कैलकुलेट करके, ठीक है, अपने मन में कैलकुलेट करके, ठीक है ना। दोबारा रिपीट किया एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है ना। ये इतना ज्यादा आसान है ये कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब तक आपको ये चीज, जो अभी तक हमने लेक्चर अटेंड किया, आपको ये चीज समझ आ गई है कि भाई हम एक मॉडल बनाते हैं, उसमें वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस वैल्यू हमने मॉडल एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, फिर उसकी मदद से हम एक्चुअल प्रोटोटाइप की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम एक लॉ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो लॉ जो है वो इन पांचों नंबर्स में से किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, या हो सकता है कोई और छोटा नंबर हो, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे देख के। अब दोनों चीजें सिमिलर हैं, ठीक है ना, दोनों जो हमारा मॉडल प्रोटोटाइप है वो सिमिलर है, बट द थिंग इज कि मतलब इतनी फोर्सेस कभी पिक्चर में नहीं आती। पिक्चर के अंदर जो आएगी वो एक तो आएगी इनर्शिया फोर्स, जो किसी भी मूविंग बॉडी के साथ एसोसिएटेड होती है, और एक फोर्स और आएगी, एक फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल होगी, विस्कस होगी, सिर्फ एक फोर्स और आएगी, ठीक है। अब वो जो सी एक फोर्स आ रही है, हम सिर्फ उसी फोर्स के ऊपर फोकस करेंगे, बाकी की फोर्सेस को हम भूल जाएंगे, बाकी की फोर्सेस को हम भूल जाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा भी होती है, पर एक तो ऐसे केसेस बहुत कम है, और दूसरा भाई हमारे एग्जाम में आने के ऐसे केसेस चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो फोकस है वो एक फोर्स के ऊपर है, ठीक है ना। तो वो एक फोर्स हम देखेंगे कि कौन सी है, उसके करस्पॉन्डिंग हम लॉ का प्रयोग करेंगे। और लॉ पता है क्या है, ठीक है, लॉ है, पता है क्या लॉ ये है कि मतलब मॉडल और जो हमारा एक्चुअल प्रोटोटाइप है, ठीक है, उनका जो फ्लो बिहेवियर है, ठीक है, उनका जो फ्लो का बिहेवियर है, उनके जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनका जो फ्लो का बिहेवियर कह रहा हूं, उनका फ्लो का जो बिहेवियर है वो सेम तब होगा जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स सेम होंगे। ये लॉ, दैट्स ऑल, खत्म, ठीक है। तो ये जो ये लिखा हुआ है सिमिलैरिटी लॉज, मॉडल लॉज, ये क्या है, ठीक है, ये पता है क्या है, मतलब ऑथर ये कहता है कि जो मॉडल है और जो प्रोटोटाइप है, ठीक है, उनका फ्लो का बिहेवियर सेम तब होगा जब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स, ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स है उनकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अब सपोज कीजिए इनर्शिया फोर्स तो हमेशा ही रहेगी। सपोज कीजिए विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो दोनों का कौन सा नंबर सेम होना चाहिए? रेनॉल्ड्स नंबर। समझ आ गया? सपोज कीजिए जो फिनोमेना है, जो प्रॉब्लम है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ऑथर क्या कहता है? ऑथर ये कहता है कि जो मॉडल है और जो प्रोटोटाइप है, दोनों का फ्रॉड नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। अगर मतलब सरफेस टेंशन अगर पिक्चर में आ रही है, तो दोनों का मतलब मॉडल का और प्रोटोटाइप का दोनों का वेबर नंबर सेम होना चाहिए। इतना सा है, बस खत्म, लॉज यहां समाप्त होते हैं, नमस्कार, ठीक है। मतलब बस यही वो चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बस। और इससे आगे की जो कैलकुलेशन है वो आप खुद अपने आप कर सकते हैं। मैं आपको रेनॉल्ड्स नंबर के लिए करके दिखा देता हूं, ठीक है। 5 नंबर है भाई, ठीक है ना। मैं आपको रेनॉल्ड्स नंबर के लिए करके दिखा देता हूं, ताकि इंश्योर करने के लिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ताकि इंश्योर करने के लिए कि आपको बाकी भी समझ आ गए। मैं आपको फ्रॉड नंबर के लिए भी करके दिखा दूंगा अगर आप कहोगे तो, ठीक है। अगर आप कहोगे तो फ्रॉड के लिए भी करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। और मतलब एक बार आपने ये दोनों देख लिए, फिर तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ये कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करनी है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा कैन ट्राई दिस एट होम, ठीक है। वो बचपन में रेसलिंग देखते थे ना, उसके पहले एक डिस्क्लेमर आता था, डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। मतलब मुझे ना समझ नहीं आया कि जब हम छोटे होते थे तो जो रेसलिंग आती थी टीवी के ऊपर, तो उसका नाम होता था WWF होता था शायद। बाद में उन्होंने ना नेम चेंज करके शायद मुझे ऐसा लग रहा है WWE कर दिया था, मे भी शायद, ठीक है। खैर अभी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास देखने के लिए, पहले वो देख लेते हैं, इसको बाद में हम सर्च कर लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब लिटरली मतलब इससे आसान टॉपिक आपको मिलने नहीं वाला है। ये मैं आपको एक ओपन चैलेंज दे रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर, इससे आसान चीज़ आपको मिलेगी नहीं, ठीक है ना। समझ आ रहा है, ठीक है। तो आइए मतलब हम एक बार में ये जो फंडा है, ठीक है, इसे अप्लाई करके देखते हैं। कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा आसान है कि कोई 9-10 क्लास का स्टूडेंट उसे बड़े आराम से कर लेगा, ठीक है। एक तो ना मेरे भाई, जब तुम सीख रहे हो ना,
तो कभी भी जल्दी मत मचाना, ठीक है, कभी भी ना जल्दी मत मचाना। एक बात कहना चाहूंगा कि अगर चीजें सिंपल लगती हैं आपको, इट्स बिकॉज वी मेक देम, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज़ है ना यार ये तो बड़ी सिंपल थी, तो उसके पीछे हमारा एफर्ट होता है, ठीक है। हमने वो एफर्ट करके लेक्चर बना लिया है, आपको वो एफर्ट हमारे से आप में ट्रांसफर तब होगा जब आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। तो भाई कभी भी ना हवा में मत आना, ठीक है। प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच ईच एंड एवरी लेक्चर एट नॉर्मल स्पीड, ठीक है। हेडफोन्स लगा के भाई बाहर का कोई बंदा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और बाहर की कोई डिस्टर्बेंस तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। प्रॉपर नोट्स बनाओ, पूरे फोकस के साथ देखो। लेक्चर्स देखने के लिए टाइम कभी भी नहीं निकलने वाला, सोचिए ना टाइम निकलेगा तो देख लेंगे, ठीक है। एक डिसिप्लिन बनाओ, सुबह के 5 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक, या सुबह के 4 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक, जो भी टाइम तुम्हें सूट करता है एक रूटीन बनाओ। टेक इट एज अ क्लासरूम, ठीक है। जैसे क्लासरूम में होता है ना कि हाँ इतने से इतनी ट्यूशन लगती है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर आप लेक्चर्स को देखो प्रॉपर टाइम के साथ भी। हाँ 4 बजे सुबह देखना शुरू किया और 6 बजे तक देखे, रोज 2 घंटे, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाओ, स्पीड लेक्चर्स की कभी ना बढ़ाओ, ठीक है ना। और एक एक वीडियो देखो, कभी वीडियो स्किप ना करो, फॉरवर्ड ना करो। ये कभी मत कहो कि ये टॉपिक मुझे आता है, ठीक है यार। पूरा लेक्चर मतलब अगर तुम्हें उसमें मतलब एक भी पॉइंट अगर मिल जाता है ना, सिर्फ एक पॉइंट, ठीक है, काम का, ठीक है, तो तुम्हारा पूरा लेक्चर वसूल हो गया। और अगर वो एक पॉइंट तुम्हें नहीं पता, दैट कैन कॉस्ट यू 1 ईयर, ठीक है। अगर वो एक पॉइंट छूट गया तो हो सकता है कि तुम्हें 1 साल ड्रॉप करना पड़े दोबारा। तो भाई लेक्चर सीखते हुए कभी जल्दी मत मचाना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मेजॉरिटी दुनिया करती है। सीखते हुए कभी भी जल्दी मत मचाना, ठीक है ना। यहाँ तो चलिए हम सबसे पहले लॉ के अंदर हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर विस्कस फोर्सेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो प्रोटोटाइप ओवर मॉडल होगा उसका रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब रेनॉल्ड्स नंबर सेम होना चाहिए यानी कि मतलब जो रेनॉल्ड्स नंबर है, यहाँ कर लेता हूँ, हमें काफी सारा स्पेस चाहिए होगा। रेनॉल्ड्स नंबर मॉडल का दैट मस्ट बी इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। रेनॉल्ड्स नंबर मॉडल का दैट मस्ट बी इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर मतलब ये क्या होता है, रो वी एल एल, ठीक है, बाय म्यू। ये मॉडल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रो वी एल बाय म्यू, ये बराबर होगा रो वी एल बाय म्यू एक्चुअल प्रोटोटाइप का, एक्चुअल प्रोटोटाइप ये चीज, ठीक है। तो ये लॉ है जो ये लिख रहे हैं ना मॉडल लॉज, ये वो लॉ है, ठीक है ना, रेनॉल्ड्स लॉ। समझ आ गया यहां तक, ठीक है। तो बेसिकली चीजें काम कैसे करती हैं, ठीक है। आप किसी चीज का मॉडल बना रहे हो तो सबसे पहले आप स्केल डिसाइड करते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना हॉट व्हील्स की कार के बारे में हमने बात की थी कि वो गाड़ी का जो डब्बा होता है ना उसके ऊपर लिखा होता है 1:18 स्केल, ठीक है। मतलब वो गाड़ी लगभग इतनी बड़ी होती है, ठीक है, इतनी बड़ी होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। और 1:64 स्केल वाली गाड़ी मेरे पास एक पड़ी है, ठीक है, वो उसका साइज इतना होता है, ठीक है ना। तो मतलब सबसे पहली चीज जब आप मॉडल बनाते हो, सबसे पहला काम आप ये करते हो कि यू डिसाइड अ स्केल, ठीक है, कि आप जो एक्चुअल प्रोडक्ट है जो हमारा मॉडल है उसका साइज क्या होगा। तो सबसे पहले आप स्केल, लेंथ रेशो जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, लेंथ रेशो। सबसे पहले आप लेंथ रेशो आप डिफाइन करते हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जितनी भी डायमेंशंस हैं वो सारी इसी रेशो के हिसाब से कैलकुलेट होंगी, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला स्टेप है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, लेंथ रेशो, लेंथ रेशो, ठीक है। ये कितनी है, एल आर, ये क्या है, एल आर, लेंथ रेशो, ये चीज। ये सबसे पहले आप डिसाइड करते हो कि भाई एक वो लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, मैं उसका मॉडल बना रहा हूँ, मैं मतलब इतना बड़ा मॉडल बनाऊंगा, इतना इतना इतना, या छोटा हो 100 रुपए वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लेंथ रेशो डिसाइड करते हो। तो ये हमने डिसाइड कर लिए, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा लॉ फिट हो रहा है। तो वो लॉ जैसे यहां पर ये फिट हो रहा है तो ये वाला हमने लॉ लिख लिया यहां तक। अब अगला स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप, सबसे पहले लेंथ रेशो डिफाइन करी, प्रॉब्लम में वो कर रखी होगी, फिर आप देखोगे कौन सा लॉ लग रहा है वहां पे, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि आप वेलोसिटी का रेशो निकालोगे, वेलोसिटी का रेशो, ठीक है। तो वेलोसिटी का रेशो, ठीक है, तो ये लॉ आपकी आंखों के सामने, ठीक है। तो आइए इससे हम निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, ये क्या आ रहा है, ठीक है।
ये आ गया वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। इसको इधर ले आया मैं, इसको इधर ले आया, ठीक है। तो ये आ गया है डेंसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ मॉडल, ठीक है, रो वी एल, ठीक है, बाय म्यू, ये चीज, ठीक है, रो वी एल बाय म्यू। ये आ गया, नहीं वेलोसिटी यहां थोड़ी आएगी, रो एल, ठीक है, रो एल बाय म्यू, किसका, मॉडल का, मॉडल का, ये चीज समझ आ गया, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास प्रोटोटाइप के लिए रो एल बाय म्यू, ये चीज, ये इससे मल्टीप्लाई हो रखा था, मैं को गड़बड़ करूंगा। यहां पे वीएम है, ये वीपी नीचे ले गया मैं, ठीक है, तो यहां पर ये आ गया ऊपर, ठीक है। सो म्यू ऑफ मॉडल, डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब यहां पर आ गया है वेलोसिटी ऑफ मॉडल, ये आ गया डेंसिटी ऑफ मॉडल, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा लेंथ ऑफ मॉडल, ठीक है, और ये तो नीचे है ही हमारे पास म्यू ऑफ प्रोटोटाइप, ये चीज समझ आ गई, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मॉडल बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, ये रेशो आपने निकालना है। इसे हम क्या लिख रहे हैं, इसे हम लिख रहे हैं वी रेशो। आर, आर का क्या मतलब है, आर का मतलब है रेशो। ये किसकी रेशो होती है, मॉडल डिवाइडेड बाय प्रोटोटाइप। आर का क्या मतलब है, रेशो, रेशो क्या है, मॉडल डिवाइडेड बाय प्रोटोटाइप। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अब ये देखो म्यू ऑफ मॉडल डिवाइड बाय म्यू ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। सो इज इक्वल टू, ये आ गया म्यू रेशो, ये चीज डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रो का रेशो, ये लेंथ ऑफ मॉडल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, ये आ गया एल का रेशो, ये चीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको लेंथ रेशो डिसाइड करनी, डिसाइड कि मैं इतने साइज का मॉडल बनाऊंगा। दूसरा आप ये देखोगे कि लॉ कौन सा लग रहा है, जैसे यहां पे रेनॉल्ड्स लॉ लग रहा है, ठीक है। फिर तीसरा आप वेलोसिटी रेशो की वैल्यू निकालोगे उस लॉ के हिसाब से, उस लॉ के हिसाब से, ठीक है। हो गया बस, अब आगे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी, ठीक है। अब मैंने निकाल लिया वेलोसिटी रेशो, वेलोसिटी रेशो मैंने निकाल लिया, ठीक है, एंड इट कम्स आउट टू बी म्यू, म्यू डिवाइडेड बाय रो एल, ये चीज, ये रेशो, आर स्टैंड्स फॉर रेशो, ये वेलोसिटी रेशो हमने निकाल लिया। यहां तक समझ आ गया, यहां तक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। मैंने एक बार अपनी कॉपी में चेक कर लूं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपकी बुक में गलत निकाल रखी है, ठीक है। कौन सी बुक में, अभी ये तो नहीं मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। म्यू डिवाइडेड बाय रो एल, ठीक है, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। वो मिसप्रिंट हो जाते हैं, इतनी बड़ी बुक छप रही है, एक आधा अक्षर इधर उधर हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यह वेलोसिटी रेशो की हमने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, वो है बच्चों का खेल, ठीक है। इससे आगे बड़े आराम से काम बनेगा, ठीक है। अब ये वेलोसिटी रेशो समझ गए तुम कि ये क्या चीज है, कि बेसिकली अगर वेलोसिटी रेशो वी आर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू आर बाय रो आर एल आर, ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तुम्हें हेल्प करेगा कैलकुलेट करने में कि अगर मेरी मॉडल के अंदर इतनी वेलोसिटी आ रही है तो मेरी एक्चुअल प्रोटोटाइप में कितनी वेलोसिटी आएगी, ठीक है। वो इस फॉर्मूले से हम वेलोसिटी रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गई ये चीज, हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, हम वेलोसिटी रेशियो इसलिए निकाल रहे हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, ये फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला ये आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपने मॉडल के अंदर इतनी वेलोसिटी आपको मिल रही है, अब अगर मॉडल में इतनी मिल रही है तो एक्चुअल प्रोटोटाइप में कितनी मिलेगी, तो वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे। आपको म्यू की रेशियो, विस्कोसिटी की रेशियो दे रखी होगी क्वेश्चन में, डेंसिटी की रेशियो दे रखी होगी, लेंथ रेशियो तो आपको प्रॉब्लम में दे रखी है। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो इससे हम एक्चुअल प्रोटोटाइप के अंदर वेलोसिटी कितनी मिलेगी बिना बनाए ही हम निकाल सकते हैं। समझ आ रही है चीज, क्लियर हो रही है चीज, ठीक है। तो इसी तरह से भाई हमें सब कुछ निकालना है, सब कुछ। अब हमें अगला क्या निकालना है, अगला निकालना है एक्सेलरेशन रेशियो। एक्सेलरेशन रेशियो समझते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन रेशियो ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप, एक्सेलरेशन ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप, ये चीज है, ठीक है। और ये आगे फर्दर मतलब ये क्या चीज है कि अगर आपको मॉडल के अंदर इतनी एक्सेलरेशन मिल रही है तो आपको प्रोटोटाइप में कितनी मिलेगी,
ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो करते हैं, वो मैं कह रहा हूं कि वो बच्चों का खेल है, ठीक है, म्यू बाय रो एल, ठीक है। अब देखिए निकलेगा कैसे, बड़ा सिंपल है। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डायमेंशनल अगर वे में अगर आप देखो, नहीं उससे पहले हमें टाइम रेशियो निकालना होगा, टाइम रेशियो, ठीक है, टाइम रेशियो उससे पहले हमें ये निकालना होगा, ठीक है। अभी टाइम रेशियो क्या चीज है, दिस इज टाइम ऑन मॉडल डिवाइडेड बाय टाइम ऑन प्रोटोटाइप, ठीक है। ये टाइम रेशियो क्या चीज है, दिस इज टाइम ऑन मॉडल डिवाइडेड बाय टाइम ऑन प्रोटोटाइप। ठीक है, टाइम रेशियो क्या चीज है, टाइम ऑन मॉडल डिवाइडेड बाय टाइम ऑन प्रोटोटाइप। ये क्या चीज है कि अगर फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मॉडल में इतना टाइम लग रहा है, तो प्रोटोटाइप एक्चुअल प्रोटोटाइप के अंदर कितना लगेगा, ठीक है। अब ये टाइम रेशियो कैसे निकलता है, वेलोसिटी रेशियो तुमने निकाल रखा है, लेंथ रेशियो तुमने निकाल रखा है, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, यही फॉर्मूला होता है। मतलब डायमेंशन की वे में मैं कह रहा हूँ, डायमेंशन तुम सही कह रहे हो, इट इज डेल्टा एल, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम, वो सारी चीजें तुम सही कह रहे हो। ये जो सारी चीजें हम डायमेंशंस की वे में देख रहे हैं मोटे मोटे तौर पे, मतलब ठीक है। वेलोसिटी क्या है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, इस हिसाब से टाइम क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, इट विल बी लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये क्या होगा, टाइम क्या होगा, इट विल बी लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इट विल बी लेंथ रेशियो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। समझ रहे हो ये चीज, थोड़ी बेतुकी लग रही होगी पर कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसी होती है। दो तरीके है, या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो या फिर बुक की तरह रट लो। और मेरा कोई भी स्टूडेंट कभी भी कोई भी चीज रटता नहीं है, ठीक है, मैं खुद नहीं रटता, ठीक है ना। तो ये आ गया, टाइम रेशियो क्या होता है, इट इज लेंथ रेशियो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, ये हमने इस फॉर्मूले से देख लिया। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम, टाइम हो गया लेंथ बाय वेलोसिटी, तो टाइम रेशियो आ गया लेंथ बाय रेशियो बाय वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अब लेंथ रेशियो की वैल्यू ये तो हम खुद डिसाइड करेंगे, और वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्या है, इट इज म्यू आर डिवाइडेड बाय रो आर एल आर, ये चीज ये आ गया। सो दिस इज अवर टाइम रेशियो, ठीक है। तो हमने टाइम रेशियो का फॉर्मूला क्या निकाला है, हमने निकाला है रो आर एल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू आर, ये चीज समझ आ गया यहां तक, ठीक है। तो हमने टाइम रेशियो यानी टी आर, जिसे हम बोलेंगे टी आर, ये क्या होगा, टाइम मॉडल का डिवाइडेड बाय प्रोटोटाइप, ठीक है ना। तो ये आ गया रो डेंसिटी आर एल आर स्क्वायर बाय म्यू आर, ये चीज, ठीक है। ऐसे ही हमें बहुत सारे निकालने हैं भाई। अगला क्या निकालना है, अगला निकालना है हमने डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज रेशियो। अगला हमने क्या निकालना है, डिस्चार्ज रेशियो। अभी हम बेसिकली रेनॉल्ड्स लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं, रेनॉल्ड्स लॉ, ठीक है। अब डिस्चार्ज रेशियो यहां करता हूं क्योंकि टाइम की वो थोड़ी स्पेस की कमी रहेगी। डिस्चार्ज रेशियो ये बेसिकली क्या है, डिस्चार्ज ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप, सारा बिल्कुल बच्चों का खेल है, ठीक है ना। इज इक्वल टू डिस्चार्ज क्या होता है, ठीक है, डिस्चार्ज होता है बेसिकली वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है। अगर डायमेंशनली देखोगे तो इट विल बी एल क्यूब, वॉल्यूम यानी एल का क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड यानी डिवाइडेड बाय टाइम। हम रेशियो की बात करें तो डिस्चार्ज रेशियो ये क्या आएगा, लेंथ रेशियो का क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम रेशियो, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब लेंथ रेशियो ये तो हमें पता ही है, इट इज एल आर क्यूब, ये तो मैं ही खुद डिसाइड करूंगा। 1:10 का स्केल रखा है मैंने, 1:18, 1:64, ये तो हम ही डिसाइड करेंगे। अब टाइम रेशियो की हमने वैल्यू निकाली है, वो कितनी है, रो आर एल आर स्क्वायर म्यू आर, ये चीज, ठीक है, आगे समझ, ठीक है। तो इससे ये कट गया, तो ये हमारे पास जो डिस्चार्ज रेशियो आई है, इट इज म्यू आर एल आर डिवाइडेड बाय रो आर, ये चीज म्यू आर एल आर बाय रो आर, ठीक है। चेक कर लो, इट इज म्यू आर एल आर बाय रो आर, ठीक निकाला है हमने। समझ आ रहा है भाई, इससे आसान चीज कुछ नहीं मिलेगी। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि 10वीं क्लास का बच्चा भी ये जो एनालिसिस है ये बड़े आराम से कर सकता है। आप एक 10th क्लास का बच्चा पकड़िए, ठीक है, उसे बोलिए भाई लेंथ की रेशियो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इतनी है और वेलोसिटी की रेशियो इतनी है, ठीक है। वो पूछेगा म्यू क्या होता है, रो क्या होता है, रो तो खैर उसे पता होगा, म्यू भी मे भी शायद पता हो, नहीं तो बोल देना कि यार कुछ भी है,
ठीक है, कुछ भी है तो वो छोड़, तो बस वैल्यू निकाल दे और वो बड़े आराम से पूरा का पूरा कैलकुलेट कर दे, ठीक है ना। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमने डिस्चार्ज रेशो हमने निकाल ली है, और ये डिस्चार्ज रेशो कितनी आ रही है, इट इज म्यू आर एल आर बाय रो आर, ये चीज, ये समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अगला फॉर्मूला जो हमें फाइंड आउट करना है, फोर्स रेशो, फोर्स रेशो, ठीक है, फोर्स रेशो। अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन, ये चीज, ठीक है। तो अगर आप डायमेंशनली अगर आप देखो, ठीक है, तो ये क्या निकल के आता है, इट इज रो एल क्यूब, और एक्सेलरेशन, ओहो मिटो गया हमने, एक्सेलरेशन रेशो हमने निकाला था हमने एक्सेलरेशन रेशो ए आर, और उसकी वैल्यू कितनी है, मैं कॉपी में से देख लेता हूँ, इट इज म्यू आर स्क्वायर बाय रो, म्यू स्क्वायर बाय रो स्क्वायर एल क्यूब, म्यू स्क्वायर बाय रो स्क्वायर एल क्यूब, ठीक है। ये हमने निकाला था ना हमने एक्सेलरेशन, हाँ निकाला था, एक्सेलरेशन वाज v बाई टी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी की रेशो डाली हमने, उसके बाद टाइम की डाली, तो ये आ गया था, ठीक है। सो इट इज म्यू स्क्वायर, एक्सेलरेशन रेशो कितनी है, म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर एल क्यूब, ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन रेशो, स्मॉल ए आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसमें वैल्यू डालते हैं, सो इट इज म्यू स्क्वायर बाय रो स्क्वायर एल क्यूब, ठीक है। रेशोज की हम बात कर रहे हैं, सारे हम रेशोज की हम बात कर रहे हैं, तो एक रो से एक ये रो कट गया, ठीक है, ये एल क्यूब से ये एल क्यूब कट गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बच रहा है, म्यू आर स्क्वायर बाय रो आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स रेशो। ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स रेशो का, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस आ गया, बहुत ज्यादा आराम से और बहुत ज्यादा प्यार से कर सकते हो। फोर्स रेशो हमने कितना निकाला है, इट इज म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो आर, ठीक है, म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो आर। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है, फोर्स रेशो इट इज म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो आर, ठीक है। अब आइए अगला निकालते हैं, फोर्स निकाली तो अगला वर्क का निकालते हैं, वर्क एनर्जी, ठीक है, मूवमेंट हो गया। तीनों का अगर डायमेंशंस देखोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, चाहे वर्क की बात करो चाहे एनर्जी की या मूवमेंट की, तीनों का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या आ गया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, फोर्स इनटू लेंथ। डायमेंशंस की अगर आप बात करें तो फोर्स इनटू लेंथ, अब ये क्या आ जाएगा, फोर्स की डायमेंशंस हो जाएगी म्यू स्क्वायर बाय रो, म्यू स्क्वायर बाय रो, और ये आ गया लेंथ। रेशो की हम बात कर रहे हैं, सो दिस इज द फॉर्मूला, ये आ गया हमारा वर्क रेशो, ठीक है, वर्क रेशो, ये फोर्स रेशो इनटू लेंथ रेशो, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा वर्क रेशो। ये बेसिकली क्या चीज है, इट इज म्यू आर स्क्वायर बाय रो आर इनटू एल आर, ये चीज। भाई कोई भी फॉर्मूला रटना मत, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला रटना मत, ठीक है ना। ये चीज समझ आ रही है आपको, क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है, तो वर्क का निकाल लिया, एनर्जी का निकाल लिया। अगर आप पावर रेशियो की बात करें, पावर, ठीक है, पावर रेशियो, पावर रेशियो की अगर हम बात करें तो पावर क्या होता है, इट इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये वर्क रेशियो कितना है, म्यू आर स्क्वायर एल आर बाय रो आर, ठीक है, और टाइम का रेशियो क्या है, रो आर एल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू आर, ये चीज, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इससे एक ये कट गया, ठीक है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज म्यू आर का क्यूब डिवाइडेड बाय रो आर का स्क्वायर एल आर, ये चीज, ये समझ आ रहा है यहां तक? ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, मैं चेक भी कर लूं जो फॉर्मूले में निकाल रहा हूं, ठीक है। हमने डिस्चार्ज के लिए क्या निकाला था, हमने म्यू एल बाय रो, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए हम निकाला है म्यू स्क्वायर रो स्क्वायर एल क्यूब, ठीक है। और फोर्स का हमने म्यू स्क्वायर बाय रो, ये भी ठीक है। उसके बाद हमने निकाला है वर्क के लिए म्यू स्क्वायर एल बाय रो, म्यू स्क्वायर, ये भी ठीक है, ठीक है। पावर का हमने निकाला है म्यू क्यूब बाय रो स्क्वायर एल, ये भी ठीक है। एक फॉर्मूला है जो हमने नहीं निकाला, वो है प्रेशर का, प्रेशर, ठीक है। तो यह सारे हम रेशियोज की बात कर रहे हैं, जितने भी रेशियोज की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पे
आर हर जगह लिख लेना, ठीक है। प्रेशर प्रेशर क्या होता है, इट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अब फोर्स का रेशियो हमने निकाल रखा है, इट इज म्यू स्क्वायर बाय रो, ठीक है, म्यू आर स्क्वायर बाय रो आर, ठीक है। और एरिया क्या है, 1 बाय लेंथ का स्क्वायर, ये चीज। तो प्रेशर रेशियो क्या आ जाएगा, म्यू रेशियो स्क्वायर बाय लेंथ रेशियो का स्क्वायर रो आर, ये, ठीक है। चेक कर लेता हूं, म्यू स्क्वायर बाय रो एल स्क्वायर, हाँ ठीक है। समझ आ रहे हैं यहां तक, चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो मतलब कहने को मॉडल एनालिसिस है, बुक में देखते हो इतने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप सोचते हो यार ये सब क्या होगा, ये सब याद करना है, क्या करना है, भाई इनका कुछ नहीं करना, कहते इनका कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। पढ़े रहने दो इनको, बस एक बार अपने हाथ से ये लेक्चर, मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि आप इसको बाद में करके देखना, एक बार हाथ से करके देखिए आप, ठीक है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए, पर इस पूरे लेक्चर में आपने देख लिया कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं अभी तक जो हमने किया है अभी आगे है, फ्रॉड नंबर और 4 नंबर और है, ठीक है। पर मुझे लगता है कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे आपको उसका रिकैप दे देना चाहिए। हम बेसिकली एक मॉडल बनाते हैं विच इज सिमिलर टू द प्रोटोटाइप, ठीक है। अब उसके बाद हम मॉडल्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वहां से रिजल्ट्स निकल के आते हैं, पर वो रिजल्ट्स मॉडल के लिए हैं। अब आपको एक्चुअल प्रोटोटाइप में क्या रिजल्ट मिलेंगे, तो आप वो रिजल्ट्स को एक्स्ट्रापोलेट करते हो, बेसिकली उनसे कैलकुलेट करते हो आप वैल्यूज को, कि एक्चुअल प्रोटोटाइप में वैल्यूज कितनी होंगी। और उस प्रोटोटाइप के लिए, इस कन्वर्जन के लिए, जो वैल्यूज का कन्वर्जन है, इसके लिए हम एक लॉ का प्रयोग करते हैं। अब वो लॉ कौन सा होगा ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। इनर्शिया फोर्स हर प्रॉब्लम में प्रेजेंट रहती है, जब भी मतलब कोई भी फ्लूइड बह रहा होता है या कुछ भी है, ठीक है। इनर्शिया फोर्स इट विल ऑलवेज बी देयर, कोई मूविंग पार्ट है तो इनर्शिया फोर्स विल बी देयर, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हो कि बाकी कौन सी फोर्सेस हैं जो मतलब जरूरी हैं। कभी ग्रेविटी होती है, अगर ग्रेविटी है तो दोनों का फ्रॉड नंबर सेम होगा। अगर दूसरी फोर्स विस्कस फोर्स है तो दोनों का यूलर नंबर सेम होगा। अगर सरफेस टेंशन है तो दोनों का वेबर नंबर सेम होगा, ठीक है। अगर कंप्रेसिबल फोर्सेस हैं, कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस, दोनों का मार्क नंबर सेम होगा। अगर प्रेशर फोर्सेस हैं तो यूलर नंबर सेम होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक नंबर होता है जो मॉडल के लिए और हमारे प्रोटोटाइप, मॉडल के लिए और प्रोटोटाइप के लिए सेम होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है एनालिसिस का, आप सबसे पहले लेंथ का रेशो डिफाइन करते हो कि मेरे इन दोनों के बीच में लेंथ का रेशो इतना होगा, मतलब 1:10, 1:16, 1:64, 1:100, आप लेंथ रेशो आप डिफाइन करते हो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, आप देखते हो कौन सा नंबर या कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, आप उसे सेम करते हो। हाँ भाई इसकी वैल्यू यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 आ रही है, जो भी है, मतलब द वैल्यू इट विल रिमेन सेम, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, आप उस लॉ को लगा के वेलोसिटी का रेशो निकालते हो कि उस लॉ के हिसाब से वेलोसिटी के रेशो का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम इज डन, ठीक है। एक बार जब आपने वेलोसिटी का रेशो निकाल लिया, फिर वेलोसिटी के फॉर्मूले से, ठीक है, आप टाइम का रेशो निकालते हो। फिर एक बार वेलोसिटी का और टाइम का दोनों आ गए तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन का रेशो निकालते हो। फिर उसे आप मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स का रेशो निकालते हो। फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आप वर्क का रेशो निकालते हो, ठीक है। वर्क को टाइम से डिवाइड करके आप पावर का रेशो निकालते हो। फोर्स को एरिया से डिवाइड करके आप प्रेशर का रेशो निकालते हो, ठीक है। तो ये सारा मतलब 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों का खेल है ये सारा, इसको आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। और ये जो चीजें ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना। तो अभी मेरे ख्याल से ना अभी मुझे आगे कराना है, पर उससे पहले आप एक छोटा सा काम करो। आप ये जितना एनालिसिस मैंने आपको करवाया है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, आप इस एनालिसिस को खुद एक बार परफॉर्म करके देखो, ठीक है। पूरे रेनॉल्ड्स नंबर के लिए पूरा अपने माइंड में अपने आप को समझाओ कि एक मॉडल है, एक प्रोटोटाइप है, इसका लेंथ रेशो इतना है, ये दोनों के बीच में रेनॉल्ड्स नंबर में लगा रहा हूँ, रेनॉल्ड्स लॉ में प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और वेलोसिटी रेशो फिर कैलकुलेट करना शुरू करो कि वेलोसिटी रेशो इतनी आ रही है, ठीक है। और फिर जितनी रेशोज मैंने निकलवाई हैं ये सारी A to Z सारी, ये सारी की सारी रेशोज निकालो, ठीक है ना। हो सकता है भाई मैंने कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी है, ठीक है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना, ठीक है ना। अगर कोई गलती हो गई हो तो वैसे होगी नहीं, ठीक है ना। तो करके देखो, उसके बाद फिर यही काम हम दोबारा रिपीट करेंगे सेकंड केस के लिए, ठीक है। सेकंड केस है फ्रॉड लॉ का, फ्रॉड नंबर का। ये वहां पिक्चर में आता है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस पिक्चर में आती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम सेकंड केस के लिए एनालिसिस करेंगे, पहले ये करके देखो। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।
अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, समझ आ रहे हो, तो पहली चीज़ मेरे टू सेट जितने भी लेक्चर्स हैं मेरी वेबसाइट पे, मेरी ऐप पे, मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर जाके इन लेक्चर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर अच्छे लगे हमारे लेक्चर्स तो प्लीज़ आप अपने लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। और कैसे लग रहे हैं हमारे लेक्चर्स ये नीचे कमेंट्स में आपने ज़रूर मेंशन करना है। ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है। मतलब किसी भी कंटेंट डेवलपर के लिए जो आपका फीडबैक है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप हमें पता चलता है कि हमारे लेक्चर्स किसी की हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और अगर कर रहे होते तो हमें मोटिवेशन मिलती है और लेक्चर्स और बेटर लेक्चर्स बनाने के लिए। तो हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।